जो लोग गिरने से डरते हैं वो उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि मुश्किलें आपको अपनी ताकत दिखाने आती हैं। इसीलिए कभी भी हार मत मानिए, जोश और जुनून बनाए रखिए। एक दिन आपका भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ ही जाएगा और आप भी सफल हो जाएंगे। जय हिंद डियर ऑफिसर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर हब पे। तो कैसे हैं आप सब? आजकल का मौसम बदल रहा है, क्योंकि ठंडी का दिन गुजर चुका है और गर्मी का मौसम आ गया है। तो आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ पानी पीजिए और हो सके तो बाहर की जंक फूड्स को अवॉइड करते रहिए, क्योंकि आजकल पेट से संबंधित बीमारियां होने लगी हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए। विश्वास रखिए, जब आप शांत मन से और खुशी वाली भावनाओं के साथ पढ़ाई करते हैं तो सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ आने लगता है। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 के पार्ट 1। तो सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। आज का ये क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश जीके जीएस से संबंधित, जो आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, तो क्लास को आप एंड तक जरूर लिखिएगा। अगर आप रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस मैम आई एम रेडी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी 2023। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि जो उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति है, इसका उद्देश्य आवास क्षेत्र में निजी निवेशों को बढ़ावा देना है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस नीति के तहत न्यूनतम यानी 10% क्षेत्र ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति जो 2023 से संबंधित आपकी ये दोनों स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू दिए गए हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, यानी सी इज द राइट आंसर। सी क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 में इसका उद्देश्य ये है कि जो आवास क्षेत्र हैं उनको निजी निवेश में बढ़ावा देना है। और दूसरा है कि इस नीति के तहत ही न्यूनतम 10% क्षेत्र ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए थे, तो राइट आंसर हमारा हो गया है बोथ 1 एंड 2। आइए इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरीकरण को व्यवस्थित करने के लिए 2023 में नई टाउनशिप नीति को मंजूरी दी थी। डेट याद रखिएगा, सन आपका 2023 में नई मंजूरी दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था निजी डेवलपर्स और को आकर्षित करना, ताकि शहर को विस्तारित नियोजन तरीके से हो सके। यह नीति अनिवार्य किया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और कम आय वर्ग यानी एलआईजी के लिए 10% जमीन आरक्षित रखी जाए, जिससे सभी के लिए आवास का सपना पूरा हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which of the following years was the United Provinces renamed as उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? यानी आपको बताना है उस वर्ष के बारे में कि जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। यानी हमारे यूपी का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था, और अब क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। तो कब हुआ था वो तारीख आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तन करके आदेश दिया कि 1950 में से पारित किया जाए, जिससे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। यही कारण है कि 2018 में हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को राष्ट्र के पुनर्गठन के समय इसका वर्तमान ढांचा तैयार किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान ढांचा है कब तैयार किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 में। हर एक पॉइंट, हर एक डेट आपके लिए जानना जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर जरूर टाइप किया करिए। बहुत से स्टूडेंट आंसर्स देते हैं, तो उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग भी पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपकी सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, द आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पास थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 8, 10, 12 या 15। ध्यान दीजिएगा, आगरा लखनऊ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे में बताना है आपको कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है।
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 10 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है वो उत्तर प्रदेश के कुल 10 जिलों से होकर गुजरती है। आइए जान लेते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को कि यह भारत की सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। इसकी कुल लंबाई 203 किमी है। यह 10 जिलों से होकर गुजरती है। आइए जानते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो आगरा है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, नगर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ, ये कुल 10 जिले हैं जहां से आपका ये एक्सप्रेसवे गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे पे उन्नाव के पास एक एयर ट्रिप भी है। जो एयर ट्रिप बनाई गई है इसका उपयोग आपात स्थिति में लड़ाकू विमान की लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। तो इस एक्सप्रेसवे के जो उन्नाव के पास है, ये क्या बनाया गया है, एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है, जो किस समय काम आएगा, जब कोई भी लड़ाकू विमान लैंडिंग करना हो, तो इसीलिए ये एयर स्ट्रिप बनाया गया है। बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। एक तरफ आपके सूची में लोकगीत दिए गए हैं और दूसरी सूची में आपके क्षेत्र हैं। आपको मैच कराना है कि कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। चलिए मैच कराते हैं। तो बिरहा, यानी बिरहा का कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वांचल क्षेत्र का है। ठीक है, बिरहा कहाँ का है, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। एक सेकेंड, तो बिरहा हो जाएगा पूर्वांचल का। अब देखते हैं रसिया, तो रसिया हो जाएगा ब्रज रीजन। आल्हा, तो आल्हा हो जाएगा बुंदेलखंड। और कजरी हो जाएगा मिर्जापुर या वाराणसी। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 इज द राइट आंसर। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। बहुत ही प्यारा सा ये आपके लोकगीत और उसके क्षेत्र हैं। तो हर एक पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। क्वेश्चंस आपको कहीं से भी घुमा फिरा के मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो बिरहा ये मुख्य रूप से भोजपुरी क्षेत्र यानी पूर्वांचल में यादव समुदाय द्वारा गाए जाने वाला एक वीर रस गीत है। याद रखिएगा किस समुदाय द्वारा, तो यादव समुदाय द्वारा। और ये क्या है, ये वीर रस गीत है, ये भी याद रखिएगा। रसिया की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों पर आधारित गीत है। और आल्हा, तो आल्हा बुंदेलखंड के महान योद्धाओं यानी आल्हा रुदल की वीरता की गाथा है। और कजरी की बात करें तो यह वर्षा ऋतु वाले लोकगीत है जिसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। कला और संस्कृति से ऐसे प्रश्न यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज नाइफ सिटी, यानी आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रामपुर, बरेली, मेरठ या सहारनपुर। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी किस किस शहर से हैं और उत्तर प्रदेश में किस शहर से आप लोग ये क्लास को अटेंड कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होगी यह जानकर कि आप सभी उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं। अगर आपके बाहर के भी किसी जिले के हैं, किसी स्टेट के हैं, तो आप लोग अपने शहर का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामपुर। ठीक है, रामपुर को ही क्या कहा जाता है, चाकुओं का शहर कहा जाता है। इस हिसाब से ए हमारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। रामपुर इज द राइट आंसर। तो रामपुर अपने हस्तशिल्प और विशेष रूप से रामपुरी चाकू के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का चाकू उद्योग न केवल व्यवसाय बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी है। मेरठ को क्रांति नगर और खेल के सामान का शहर कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि जो मेरठ शहर है इसे किस नाम से जाना जाता है, क्रांति नगर और खेल के सामान का शहर, यानी मेरठ में खेल का सामान ज़्यादा मिलता है। जबकि सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर किसके लिए है, तो लकड़ी की नक्काशी के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर द यूपी डिजिटल हेल्थ कार्ड स्कीम व्हाट इज द प्राइमरली बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। यूपी डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना के तहत नागरिकों को मिलने वाला प्राथमिक लाभ आपको बताना है कि क्या है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि मानसिक वित्तीय सहायता, दूसरा है मेडिकल हिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड का डिजिटल स्टोरेज, तीसरा ऑप्शन है कि स्मार्टफोन मुफ्त वितरण या स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी की गारंटी। तो बताना है आपको कि यूपी डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना ये नागरिकों से कौन से प्राथमिक लाभ प्राप्त होता है नागरिकों को इससे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेडिकल हिस्ट्री और हेल्थ रिकॉर्ड का डिजिटल स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी डिजिटल स्टोरेज ऑफ मेडिकल हिस्ट्री एंड हेल्थ रिकॉर्ड, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में यह यूपी सरकार प्रत्येक नागरिक को आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बना रही है। इसमें मरीज की सभी लैब रिपोर्ट, पर्चे और बीमारियों का विवरण डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है।
इसमें मरीज का हर पुराने कागजात साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डॉक्टर को उसकी पिछली मेडिकल हिस्ट्री का तुरंत देख सकता है। ये बहुत ही अच्छा सा एक मिशन है जो हमारे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन द मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं राजदरी, विधम फॉल्स, देवदरी या एलिफेंट फॉल्स। तो जलप्रपात बताना है कि मिर्जापुर जिले में स्थित है, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधम फॉल्स। ठीक है, विधम फॉल्स ही क्या है? ये मिर्जापुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, विधम फॉल्स। विधम फॉल्स मिर्जापुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। राजदरी और देवदरी जलप्रपात चंदौली जिले में है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। और मिर्जापुर और सोनभद्र ये पठारी क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और झरने के लिए जाना जाता है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो हर एक लाइन्स को आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चंस कहीं से भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय whom? उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या स्वास्थ्य मंत्री। तो उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, मुख्यमंत्री इज द राइट आंसर। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। तो यह अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसका कार्य राज्य में आपदा जैसे बाढ़, सूखा, महामारी से निपटाने के लिए नीतियां और योजना बनाता है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि महामारी भी एक प्रकार की आपदा है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे, तो पूरे फोकस के साथ आप एंड तक क्लास को जरूर देखिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द कलिंजर फोर्ट known for its strategic importance in medieval history located? मध्यकालीन इतिहास में अपने रणनीतिक महत्व के लिए जाने जाने वाले कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके झांसी, बांदा, चित्रकूट या महोबा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांदा में। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बांदा में ही मध्यकालीन इतिहास में अपने रणनीतिक महत्व के लिए जाने जाने वाला कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। आइए समझते हैं कलिंजर का किला बुंदेलखंड के बांदा जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस श्रेणी पर? यह भी याद रखिएगा कि विंध्य पर्वत श्रेणी पर। यह प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अजेय माना जाता है। इस किले को घेरे के द्वारा 1545 में बारूद के विस्फोट के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। यहाँ का नीलकंठ मंदिर चंदेल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर एक नीलकंठ मंदिर है जो चंदेल वास्तु का क्या है, एक अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। उत्तर प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ यानी पराग के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1962 यानी इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। दूसरा है इट ऑपरेट्स अंडर द ब्रांड नेम पराग, यह पराग ब्रांड नाम के तहत संचालित होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही दिए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ पराग की स्थापना 1962 में हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही यह पराग ब्रांड नाम से संचालित होता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर है हमारा बोथ 1 और 2 इज द राइट आंसर। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए डेयरी किसानों को संगठित करने के लिए 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। इसके उत्पादों को पूरे राज्य में पराग ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। यह श्वेत क्रांति के सिद्धांतों पर काम करता है और राज्य में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में ये टाइप कीजिए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए तो जरा कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये भी लिखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप लोग आंसर जरूर से टाइप कीजिएगा कि श्वेत क्रांति के जनक किसे जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, आपको बताना है। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर हो जाएगा हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इज द राइट आंसर। दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में फैला हुआ है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह टाइगर रिजर्व के साथ साथ 12 सींगा और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत एक टाइगर रिजर्व है और चंद्रप्रभा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो बहुत ही प्यारा सा ये और इम्पोर्टेंट सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज constituted in which year to conduct पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन? यानी आपको बताना है कि पंचायती और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं 1992, 1994 या 1995 या 2000। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1994 में, यानी 1994 में, ठीक है, 1994 में ही। पंचायती और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग का गठन 1994 में हुआ था। आइए समझते हैं। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल 1994 को राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था। तो किस संशोधन में, वो संशोधन भी याद रखिएगा कि 73वां और 74वां संशोधन के बाद हुआ था। और डेट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 23 अप्रैल 1994 को, ये भी बात याद रखिएगा। और इसका मुख्य कार्य क्या है, आइए जानते हैं। तो इसका मुख्य कार्य है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों और जिले पंचायतों का नगर निकायों का चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करना। इसके साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव भारत के केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए, किसी भी क्वेश्चंस और उसके पॉइंट्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना कि इस क्लास को आप रिपीट मूड में करके 2 से 3 बार आप देख लीजिए। हर चीज़, हर एक पॉइंट आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। अलग से किसी भी तरह का आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किताबों में आपको पूरे टाइम बिताने की ज़रूरत है। मोटे मोटे किताब ले लीजिए, पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं है। आप बस वो पढ़िए जो आपकी एग्जाम की मांग है, यानी जो आपका एग्जाम पूछ रहा है, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। पूरा पोथी पत्र लेके नहीं पढ़ना है। तो हम इस प्रैक्टिस सेट को इसी की तरह अकॉर्डिंग पूरा तैयार किया गया है कि जो भी आपके यूपीपीएससी के एग्जाम पैटर्न है, जो अभी रिसेंटली नए नए पैटर्न चेंज कर रहा है, आप देख रहे होंगे, हर एक चीज़ को उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत अभी इसी वक्त आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए, क्योंकि हर एक क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस फ्री के क्लासेस का आप लाभ उठाइए। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन जो कि रैंक बूस्टर हब एप्लीकेशन बनकर तैयार हो चुका है, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको PDF बैच भी मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ऐप को भी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये है आपके मैच दी फॉलोइंग वाले। लिस्ट 1 में आपके दिए गए हैं इंडस्ट्रीज यूनिट और लिस्ट 2 में दिए गए हैं लोकेशन। आपको मैच कराना है, तो चलिए मैच कराते हैं। तो पहला है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज यानी ITI, इसका किसमें मैच होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रायबरेली। ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा रायबरेली में। इसी के साथ देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक यानी LTD, ये हो जाएगा आपका गाजियाबाद में। और नेक्स्ट है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क, ये हो जाएगा वाराणसी में। और लास्ट है एयर आर्टिफिशियल लेंस यानी MFG क्रॉप, ये हो जाएगा आपका कानपुर में। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो A इज द राइट आंसर। हर एक पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस कहीं से भी देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सा ये आपका मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस है। तो ITI रायबरेली और नैनी प्रयागराज में स्थित है। बेल ये गाजियाबाद में रक्षा और संचार उपकरणों का निर्माण करता है। DLW ये वाराणसी में स्थित है। इसका नाम अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया है। ये बात याद रखिएगा कि इसका नाम बदल के बनारस लोकोमोटिव वर्क कर दिया गया है। पहले डीजल था, अभी बनारस हो चुका है। और दूसरा है कि LINCO ये कानपुर में स्थित है और दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलाने
द एलाने हक magazine which played a significant role in the Indian independence movement was published from which city of UP? आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एलाने हक पत्रिका यूपी के किस शहर से प्रकाशित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एलाने हक पत्रिका के बारे में आपको बताना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रकाशित होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेरठ में। कहाँ से? तो मेरठ इज द राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एलाने हक पत्रिका जो हमारे यूपी के मेरठ से प्रकाशित किया जाता है। मेरठ में 1857 की क्रांति को केंद्र होने के साथ साथ क्रांतिकारी विचारधारा वाली पत्रिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। एलाने हक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने में मदद की थी और उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों का इतिहास अक्सर यूपीपीएससी के विशेष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Under the UP Solar Power Policy 2022, which city is being developed as the first solar city of Uttar Pradesh? यूपी और सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं नोएडा, अयोध्या, वाराणसी या लखनऊ। ध्यान दीजिएगा, पहली सोलर सिटी है, पहली सोलर सिटी विकसित की जा रही है, वो भी किसके तहत? तो यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या जहाँ पे क्या है, राम मंदिर, यहीं पे क्या हो रहा है, देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है अयोध्या को। और किस नीति के तहत? तो यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत। और हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोलर सिटी विकसित हो रहा है अयोध्या में। तो उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहा है। इसका लक्ष्य है कि शहर की अधिकांश ऊर्जा जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करना। इसके बाद वाराणसी सहित राज्य के अन्य 16 नगर निगमों को भी सोलर सिटी बनाने की योजना है। यह नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में राज्य का एक प्रमुख कदम है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत गौरवान्वित वाली बात है कि सोलर सिटी बनाया जा रहा है हमारे अयोध्या को। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द लाइन ऑफ एनडीआरएफ इन विच ईयर? एनडीआरएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राज्य आपदा मोचन बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मोचन बल की स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश में की गई थी 2017 में। कब की गई थी? तो 2017 में। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनडीआरएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ की स्थापना 2017 में की गई थी। आइए समझते हैं कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन को जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक और मानव जाति आपदाओं के समय त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए 2017 में ही एसडीआरएफ का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसमें प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को शामिल किया जाता है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए आपदा प्रबंधन राहत कार्यों को समझना जरूरी है क्योंकि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात की स्थिति यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में भी कार्य करते हैं। तो इसीलिए अगर आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Question number 17. In which district of Uttar Pradesh is the Chunar Fort famous for its associated with शेरशाह सूरी and हुमायूं located? शेरशाह सूरी और हुमायूं के साथ अपने संबंधों के लिए प्रसिद्ध चुनार का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके वाराणसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में और चंदेली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना होगा कि चुनार का किला उत्तर प्रदेश में है, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट यह है कि यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के साथ के संबंधों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि किस जगह पे है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिर्जापुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में ही चुनार का जिला है। चुनार का उत्तर प्रदेश के जिले में ही चुनार का किला है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिर्जापुर में। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो चुनार का किला विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह किला गंगा नदी तट पर है और इसे गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा कि गेटवे ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चुनार का किला को। ठीक है, इसका सामरिक महत्व इतना अधिक था कि इस पर नियंत्रण के लिए गुलामों और अफगानों के बीच कई संघर्ष हुए। यह पत्थरों और उपयोग
में मौर्य काल में अशोक के स्तंभ बनाने के लिए भी किया गया था। बहुत ही प्यारा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के संबंध में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला है कि यह उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के जो है यह राज्य में त्रिस्तरीय सहकारी ऋण ढांचे के लिए शीर्ष बैंक है। और दूसरा स्टेटमेंट है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक के संबंध में बताना है आपको। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक जो है यह राज्य में त्रिस्तरीय सहकारी ऋण ढांचे के लिए शीर्ष बैंक है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। इसके साथ ही इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 and 2 इज द राइट। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक है। यह जिला सरकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है और स्थापना 1944 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द शेख चिश्ती दरगाह इज फतेहपुर सिकरी वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इंटेलिए। फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती दरगाह का निर्माण शुरू में किस सामग्री का उपयोग करके किया गया था। ऑप्शन है आपके सफेद संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या ईंट और चूना। तो शेख सलीम चिश्ती दरगाह का निर्माण बताना है आपको कि इसका किस सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाल बलुआ पत्थर, यानी रेड सैंडस्टोन इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। लाल बलुआ पत्थर का ही उपयोग करके शेख सलीम चिश्ती दरगाह का निर्माण हुआ था। कहाँ पे, तो फतेहपुर सिकरी में हुआ था। ये बात भी याद रखिएगा। यह एक ट्रिकी सवाल है, आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि मूल रूप से अकबर ने इस दरगाह को फतेहपुर सिकरी की अन्य इमारतों की तरह लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। बाद में जहांगीर के शासनकाल के दौरान इसे पूरी तरह से सफेद संगमरमर से ढक दिया गया था। तो दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। पहले अकबर ने क्या किया था, अकबर ने दरगाह को फतेहपुर सिकरी की अन्य जो भी इमारतें हैं उसको लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। बाद में जहांगीर ने क्या किया, तो जहांगीर का जब शासनकाल आया तो उसने इसे सफेद संगमरमर से ढक दिया और यह अलंकृत कर दिया गया। यह दरगाह अपनी बारीकी संगमरमर की जालियों के लिए जानी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच दी फॉलोइंग वाले हैं आपके, एक सूची में जनजाति हैं और दूसरे में प्रमुख जिला है। तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के एग्जाम में जनजातियों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए और मैच कराइए। तो सारे जनजाति दिए गए हैं। एक तरफ है आपकी जनजाति सहरिया, बैगा, खरवार और थारू, और प्रमुख जिले दिए गए हैं आपके ललितपुर और सोनभद्र, देवरिया और लखीमपुर खीरी। तो चलिए मैच कराते हैं। सहरिया तो ये एक जनजाति है जो किससे संबंधित है, तो उसका जिला का हो जाएगा ललितपुर। सहरिया जनजाति ललितपुर, बैगा जनजाति सोनभद्र और खरवार जनजाति ये हो जाएगा आपका देवरिया और थारू जनजाति लखीमपुर खीरी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके जनजाति से संबंधित हैं, इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो काशी लालिमा इज अ न्यूली डेवलपमेंट वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस सब्जी की हाल ही में विकसित किस्म है। ऑप्शन है टमाटर, भिंडी, मिर्च या बैगन। तो काशी लालिमा ये भिंडी सब्जी है जो अभी हाल ही में भिंडी की किस्म से है। ठीक है, भिंडी क्या है, एक काशी लालिमा सब्जी है, इसे हाल ही में विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो काशी लालिमा लाल रंग की भिंडी की एक उन्नत किस्म है जिसे वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। यह भिंडी सामान्य हरी भिंडी की तुलना में अधिक पौष्टिक है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। कृषि अनुसंधान से संबंधित ऐसे करंट अफेयर्स यूपीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि द उत्तर प्रदेश मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायरेक्टर वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट।
उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय की स्थापना एक अलग विभाग के रूप में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1981, 1994, 1947 या 2005 में। तो उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय की स्थापना को अलग विभाग के रूप में किया गया था 1981 में। कब किया गया था? तो 1981 इज द राइट आंसर। चिकित्सा शिक्षा को स्वास्थ्य विभाग से अलग करके एक विशिष्ट पहचान देने के लिए 1981 में इस निदेशालय का गठन किया गया था। इसका कार्य राज्य के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग संस्थाओं का प्रबंधन और उनमें शिक्षा के स्तर को बनाए रखना। तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्सों के लिए यह एक कोर प्रशासनिक तथ्य है। इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता रहनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम है आपके लिए, जो बहुत ही जल्दी कंडक्ट कराने वाला है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो पूरे मेहनत से, पूरे शिद्दत से आप पढ़ाई करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित ही है। और आपको सफलता दिलाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन सीरीज लाने के लिए, ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सके और आपके स्कोर को और बूस्ट किया जा सके। इसीलिए एप्लीकेशन तैयार हो चुका है, तो आप सब एप्लीकेशंस को जरूर डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और बेहतर तैयारी बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द बेतवा रिवर एंड इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट विथ मध्य प्रदेश? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश के साथ एक संयुक्त परियोजना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, रियंद बांध, राजघाट बांध या शारदा सागर या ओबरा बांध। ध्यान दीजिएगा, बेतवा नदी में स्थित है और वो मध्य प्रदेश के साथ एक संयुक्त परियोजना है। तो बात करते हैं राजघाट बांध। राजघाट बांध ही हमारे उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश के साथ एक संयुक्त परियोजना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजघाट बांध इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस आपके गलत दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजघाट बांध। तो राजघाट बांध उत्तर प्रदेश ललितपुर और मध्य प्रदेश की सीमा पर बेतवा नदी पर स्थित है। इसे ही रानी लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना किसे जाना जाता है, किस नाम से, तो राजघाट बांध जो है उसको ही रानी लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बुंदेलखंड के दोनों राज्य हैं ना, उनके जिलों में सिंचाई और बिजली उपलब्ध कराना है। तो बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन शक्ति 4.0 इन उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको मिशन शक्ति के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि मिशन शक्ति 4.0 इसका उद्देश्य सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना। दूसरा स्टेटमेंट है, इस चरण के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पिंक बूथ स्थापित किया जाना। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति 4.0 के संबंध में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ, यानी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। जो उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति 4.0 है, इसका उद्देश्य है सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना। इसके साथ ही इस चरण के तहत ग्राम पंचायत में पिंक बूथ स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, पिंक बूथ स्थापित किया गया है, वो भी महिलाओं के लिए। तो मिशन शक्ति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन से संबंधित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा हमारा C 1 and 2 इज द राइट आंसर। तो मिशन शक्ति के चौथे चरण 4.0 का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक किया गया है। अब पिंक बूथ यानी महिला हेल्प डेस्क के तहसील और ब्लॉक स्तर से आगे बढ़कर ग्राम पंचायत तक ले जाया जा रहा है। याद रखिएगा, पहले तो ये केवल तहसील और ब्लॉक स्तर तक ही था पिंक बूथ, लेकिन अब इसे ग्राम पंचायतों तक भी ले जाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं उसकी त्वरित रिपोर्टिंग को सुरक्षित करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की इत्र राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, कन्नौज, गाजीपुर या जौनपुर। तो भारत की इत्र की राजधानी किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को ही भारत की इत्र की राजधानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन आंसर्स थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स में
टोटल 50 क्वेश्चंस आपके यूपीजीके से पूछे जाएंगे। तो सभी यूपीजीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज ये प्रैक्टिस सीरीज में करा रहे हैं। आज हमने केवल 25 क्वेश्चंस को किया है, नेक्स्ट क्लास में हम अगले इसके और 25 क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स ही एक दिन हमें बिग रिजल्ट्स देंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक क्लास आप सभी के लिए है। जिन स्टूडेंटों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है, यानी प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 3 तक सारे प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो हर एक क्लास को आप जरूर देखिए और रिवीजन आप कंटिन्यू करते रहिए। रिवीजन आपके लिए मस्ट है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से कि रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स करिए। क्लास को आप रिपीट मोड में डाल लीजिए और उसको 2 से 3 बार आप देखिए, सुनिए और समझिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट्स को आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए रहिए। जो भी डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि हमारी क्लास आप सभी को कैसा लगा। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं हमारी इस क्लास को। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और रैंक बूस्टर हब चैनल को आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो हर क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इस फ्री क्लास की आप लाभ उठाते रहिए। और आप सभी के प्यार और कमेंट के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।